एवरीवन, आज है 27 ऑफ द फेब 2024। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू एनालिसिस भी करते हैं शाम को, और उसी द हिंदू एनालिसिस के बिहाफ पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी हम शाम को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है? देखो, धर्म गार्जियन। सबसे पहले समझना कि एक्चुअल में है क्या। तो याद रखना, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है हमेशा डिफेंस से। ठीक है, वो डिफेंस में किसी भी नए एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ सकता है, वो डिफेंस में किसी भी नए मशीनरी के बारे में पूछ सकता है, वो डिफेंस में किसी भी एक्सरसाइज के बारे में पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, ये जो एक्सरसाइज है एक्चुअल में धर्म गार्जियन, ये किस किस कंट्री के बीच में हुई है? तो ये अभी रिसेंटली हुई है इंडिया और जापान। और याद रखना, ये स्टार्ट कब हुई थी? तो 2018 में स्टार्ट हुई थी। और ये कैसे होती है एक्सरसाइज? तो याद रखना, ये अल्टरनेटिव एक्सरसाइज है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है? एक बार कहां पर होगी? इंडिया के अंदर, और एक बार कहां पर होगी? जापान के अंदर। ठीक है, अब समझना, इसका नाम है धर्म गार्जियन। तो ये कैसी एक्सरसाइज है? तो याद रखना, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, यानी कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है, आर्मी की जो एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज। अब समझना, एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है वीर गार्जियन। और ये जो वीर गार्जियन है ना, बिल्कुल सेम है, इंडिया और जापान के बीच में होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इतना सा है, ये कैसी एक्सरसाइज है? तो ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ो तो आप याद रखना, हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने में कोई ना कोई किसी कंट्री के साथ हमारी आर्मड फोर्सेस की, नेवी की, कभी एयरफोर्स की, ठीक है, इनकी एक्सरसाइज होती रहती है। तो उनको भी प्लीज वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्लीनेक्स एक्सरसाइज किसके साथ होती है? तो श्रीलंका के साथ। ठीक है, हमारी गरुड़ एक्सरसाइज होती है। ठीक है, हमारी सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। ठीक है, किसके साथ? नेपाल के साथ। ठीक है, तो इनको हमें ध्यान रखना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है हमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल। समझना, ये जो फेस्टिवल है, कुछ स्टेट्स के फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे समझना, ये कहाँ का है? अट्टुकल पोंगल तो रिसेंटली न्यूज में भी था, कहाँ का है? तो केरला का है। ठीक है, अब केरला का तो फेस्टिवल है, लेकिन याद रखना, अगर यहाँ पर पोंगल होता तो पोंगल कहाँ का हो जाता? आंध्र प्रदेश का मेनली। ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। यहीं पर अगर आपसे पूछ लेता कि बताओ कि यहाँ पर जो आपका बिहू फेस्टिवल है, बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? तो आसाम का है। ठीक है, कई बार क्या करता है वो आपसे डांस पूछ लेता है, क्लासिकल डांस भी पूछ लेता है। तो ये जो क्लासिकल डांस में अगर पूछे आपसे, तो मान लो अगर आपसे पूछे कथक कहाँ का है? तो कथक कहाँ का है? तो याद रखना, यूपी। आपसे पूछ ले कथक कली, कथक कली कहाँ का डांस है? तो याद रखना कहाँ का है? तो केरला। तो याद रखना, जब भी कोई स्टेट फेस्टिवल आता है जो बहुत फेमस है, उसको भी हमें ध्यान रखना है। हमारे एग्जाम में कई बार ये जो स्टेटिक बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो हर महीने जब भी कोई ऐसा फेस्टिवल आएगा तो उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, जैसे अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल कहाँ का है? केरला। अब केरला से ही मैं एक फेस्टिवल और बता देता हूँ, शायद मैंने बताया भी होगा कभी ना कभी। केरला के अंदर एक आइलैंड पड़ता है, कौन सा? वेलिंगटन। और उस वेलिंगटन आइलैंड के ऊपर क्या होता है? तो इंडिया में एक ही रेस होती है, कौन सी? बोट रेस। वो भी कहां पर होती है? तो वो भी केरला के अंदर होती है। ठीक है, और बोट रेस से याद रखना, केरला के अंदर क्या चली अभी? वाटर, बोट, मेट्रो। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली बिहार स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट विद विच बैंक टू प्रमोट द स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब समझना, बिहार जो सरकार है वो स्टार्टअप को प्रमोट करने की बात कर रही है। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? कि नए नए जो बिजनेस आइडियाज हैं उनको प्रमोट करना। ठीक है, तो बिहार सरकार ने किसके साथ अपना एग्रीमेंट किया है? तो किसके साथ? सिडबी। व्हाट इज सिडबी? तो याद रखना, इसका मतलब क्या होता है? तो ये एक ऐसा बैंक है जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसका काम क्या है कि जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करना। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो याद रखना, 2 अप्रैल 1990 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है।
ठीक है। और ये लास्ट ईयर भी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था तो याद रखना, हमने एक स्कीम चलाई थी, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा टू व्हीलर्स कौन से ई व्हीकल्स वाले है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स या ई व्हीकल्स है या बैटरी से चलने वाले जो टू व्हीलर है उनको सेल करने के लिए जगह जगह लोगों को जो लोन चाहिए था उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो भी प्रोवाइड करने वाला पहला देश का बैंक कौन सा था, सिडबी बैंक, है ना। क्योंकि इसका काम ही क्या है कि जितने भी स्टार्टअप वगैरह होते हैं उनको क्या करना, प्रमोट करना, उनके लिए फंडिंग प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, एचडीएफसी। एचडीएफसी आप लोगों को पता है एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है। अभी एचडीएफसी बहुत सारे 4-5 बैंकों का म्यूचुअल फंड और इनका मर्जिंग हो गई थी तो सबसे बड़ा बैंक भी बन गया था। उसके बाद एसबीआई आप लोग जानते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन कब हुई थी तो याद रखना 1955। और 1955 से पहले इसको क्या कहते थे, तो इसको कहते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और याद रखना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, 1921 में। और जब ब्रिटिशर्स यहां से चले गए तो हमने इसका 1955 में क्या कर दिया, तो इसी बैंक का हमने कर दिया नेशनलाइजेशन। और आफ्टर नेशनलाइजेशन इस बैंक का नाम क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर ये पूछे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किससे बना था, याद रखना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी 3 बैंकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, बैंक ऑफ बंगाल, उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे और उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। बैंक ऑफ बंगाल बना होता है 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे बना होता है 1840 यानी 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास बना होता है 1843। और इन तीनों को मर्ज करके बना दिया जाता है एक बैंक जिसका नाम रखा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है तो उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके क्या कर देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और उसके बाद कौन सा है, नाबार्ड, ठीक है। जो लोकल जितनी भी वो होती है सोसाइटीज है ना, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज सक्सेसफुली कमीशन्ड इंडियाज लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में, तो याद रखना छत्तीसगढ़ के अंदर। अब ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम का मतलब क्या है समझना। हमने कहा कि हमें जो डिपेंडेंसी है हमारी कहां से हटनी चाहिए, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से हटनी चाहिए। और हमें जाना चाहिए किस पे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे। और मैंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की अगर मैं बात करता हूं तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इसमें जैसे कि आ जाएगा आपका सोलर पावर, ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका विंड पावर, इसमें आ जाएगा आपका कौन सा, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा आपका कौन सा, ई व्हीकल्स, ये सब, ठीक है। ये किससे बना रहे हो तुम, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना जिसका बार बार जनरेशन किया जा सके। अब सोचो इसको तुमने स्टोरेज किया, तो स्टोरेज करने के लिए तुम्हारे पास स्टोरेज कैपेसिटी या बैटरीज भी तो होनी चाहिए ना। तो अभी रिसेंटली कहां पर उनका सेटअप किया गया है, तो कहां पर, छत्तीसगढ़ में, वन लाइनर में। इसको ध्यान रखना है। याद रहे हमारा जो लास्ट बजट था 2023 उसके अंदर भी लगभग 4000 मेगावाट के बैटरी स्टोरेज के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी, ठीक है। इस बार का बजट जब कंप्लीट आ जाएगा तो हम उसमें देखेंगे कि इसमें और इस फील्ड में क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो आप वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट एस्टेब्लिश्ड ए स्पेशल फंड टू सेव पर्पल फ्रॉग। देखो आप लोगों ने फ्रॉग देखे होंगे, फ्रॉग मतलब आप लोगों ने फ्रॉग को देखा होगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे कलर का फ्रॉग आता है, यानी कि मेंढक, तो पर्पल कलर का मेंढक आता है। अब ये कैसी लिस्ट में जाने वाला है, तो ये एंडेंजर्ड लिस्ट में जाने वाला है, यानी कि खत्म होने की उस पे एज पे खड़ा हुआ है। तो इसको बचाने के लिए कौन से स्टेट ने इसको बचाने के लिए फंड इकट्ठा करने की बात कही है, तो कौन सा स्टेट हो जाएगा, तमिलनाडु। अब ये मत समझना कि वेस्टर्न घाट की बात कर रहा है तो इनमें से कोई एक स्टेट हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इस तरफ कौन सा है, यहाँ पर गुजरात, गुजरात के बाद कौन सा है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कौन सा है, गोवा, गोवा के बाद इधर कौन सा आ जाएगा, कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद कौन सा आ गया, केरला। और इधर की बात करूं तो कौन सा आ गया, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आ गया आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद आ गया आपका कौन सा, तमिलनाडु। लेकिन अगर बात कर रहा हूं पर्पल फ्रॉग की तो कौन सा स्टेट है तो तमिलनाडु स्टेट है, ठीक है। ऐसा क्यों है, तो मैंने एक बार पहले भी आपको शायद समझाया हुआ है कि अगर मैं यहाँ से
वेस्टर्न घाट और यहाँ से ईस्टर्न घाट को मिला दूं तो यहाँ पर कौन सी जगह बनती है, तो यहाँ पर बनती है नीलगिरी। और ये जो नीलगिरी है तीनों स्टेट में फैला हुआ है। कौन कौन से स्टेट में, तो ये केरला में भी है, ये कर्नाटक में भी है और ये तमिलनाडु में भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को 1.1 सिंगल या वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है हमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which woman of Indian origin has been named as Person of the Year in Times Magazine? आपने देखा होगा टाइम्स मैगजीन में बहुत बार अपने जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी फोटो आती रहती है। तो इस बार जो वुमेन ऑफ द ईयर है वो किसको मिला है, तो इंडियन ओरिजिन की कौन है, तो लीना नायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप इसको वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Which state government has abolished the Muslim marriage and divorce registration at 1935? तो समझना, अभी रिसेंटली जो आसाम है, इस आसाम ने आपने पढ़ा था कि पॉलीगैमी को बैन कर दिया था, है ना, कि एक से ज्यादा मैरिज करना वहां पर अलाउड नहीं है अब। ठीक है, उसी के बाद से यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए गए थे। तो अभी कौन सा स्टेट बना है जिसने मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 में जो बना था उसको खत्म कर दिया। तो जाहिर सी बात है उसी ने किया होगा जिसने किसको बैन किया था, पॉलीगैमी को बैन किया था। क्योंकि पॉलीगैमी का मतलब एक से ज्यादा वाइफ रखना, और एक से ज्यादा वाइफ रखना कौन रखते हैं, तो मैक्सिमम आपने देखा होगा मुस्लिम्स में ये सिस्टम चला रहता है। तो इन्होंने क्या किया, वहां से जब इसी को कैंसिल कर दिया तो उन्होंने इस एक्ट को भी मानने से मना कर दिया। ठीक है, तो कौन सा, मुस्लिम मैरिज एक्ट। अगर मैं बात करूं हिंदू मैरिज एक्ट की, तो हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था, 1955 के अंदर। ठीक है, रिफॉर्म होके। ठीक है, उसमें भी कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में आपने देखा होगा कि हर जो शादी के बाद जो लड़की होती है उस लड़की को भी अपने फादर की प्रॉपर्टी में राइट होता है। लेकिन 1955 का जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें क्या था कि जो एसटी होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, उस कास्ट की जो लड़कियां होंगी उनको अपने फादर की या अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिया गया था। और उसी के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन भी लगाई हुई थी। ये सब भी हम एक बार देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विच यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार हैज गॉट कैटेगरी फर्स्ट स्टेटस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? अब समझना, जो यूजीसी है हमारा, जो इंडिया में यूनिवर्सिटीज को ग्रेड प्रोवाइड करता है, या उनको कह सकता हूं कि उनसे ग्रांट परमिशन ग्रांट करता है। ठीक है, तो ये जो यूजीसी था, एक्चुअल में ये यूजीसी बना कब था, तो देखना ये बना कब होता है, 1953 में यूजीसी एक्ट आया, ये बना। लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना होता है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी बना होता है 1956 में। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अभी हाल ही में न्यूज में था, आपने देखा होगा कि यूजीसी ने दुनिया भर के टॉप 500 यूनिवर्सिटीज को इंडिया में क्या कर दिया था, अलाउ कर दिया था। ठीक है, और इंडिया में अलाउ कहां पर किया, तो गुजरात में। गुजरात में कौन सी जगह पर, तो गिफ्ट सिटी, आपने नाम सुना होगा, गुजरात इंटरनेशनल फंड टेक सिटी। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको परमिशन या उनको यूनिवर्सिटी की जो एक्सेस है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो यूजीसी करता है। सिंपल ऐसे ध्यान रखना। बना कब होता है, 1956 53 में, सॉरी 53 में बना होता है, 56 में इसको क्या मिल जाता है, स्टेटस मिल जाता है। अब समझना कि इसने कौन सी बिहार की यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का स्टेटस दिया है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया, तो कौन सा, बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते हो कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था कि बिहार की एक यूनिवर्सिटी थी। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको कमेंट करो, है ना, कि क्या नाम था उस यूनिवर्सिटी का, कि बच्चों के एग्जाम आ गए और जिस दिन एग्जाम था उस दिन वहां की अथॉरिटीज ने बताया कि वो पेपर ही प्रिंट करवाना भूल गए, तो बच्चों के पेपर ही कैंसिल कर दिए गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ बिहार में ही हो सकता है ना, तो वो कौन सा था, तो उसके बारे में एक बार आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, अच्छा बिहार की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो आपने एक नाम सुना होगा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, है ना, एंशिएंट टाइम की तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहां पर थी है, तो ये यूनिवर्सिटी इंडस रिवर के किनारे पर बनी हुई थी। आज की अगर मैं बात करूं तो पंजाब और पाकिस्तान वाले रीजन में ये बनी हुई थी। ठीक है, अगर मैं उसके अलावा बात करूं बिहार की फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो याद रखना नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी भी वहीं पर थी। किसने बनवाई थी, तो इसको बनवाया था कुमारगुप्त फर्स्ट ने। किसने बनवाया था, कुमारगुप्त फर्स्ट ने। और अगर मैं बात करूं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे एंशिएंट टाइम की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में से एक थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वो भी कहां पर बनी हुई है, बिहार। और उसको बनाने वाला कौन था, तो याद रखना उसको बनाने वाला कौन था, तो उसको बनाया था
किसने? पाल डायनेस्टी, यानी कि पाल डायनेस्टी के राजा कौन? धर्मपाल। किसने बनवाया था उसको? धर्मपाल ने बनवाया था। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ विच स्टेट? देखो, आप लोग आज देखोगे कि भारत के हर स्टेट में क्या है? रेलवे है। लेकिन भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसमें आज तक रेलवे नहीं थी और पहली बार वहां पर रेलवे बनाई जा रही है। तो कौन सा स्टेट है वो? तो याद रखना, कौन सा? सिक्किम। और सिक्किम जो है वो पहले किसका पार्ट था? तो चाइना। सिक्किम इंडिया का पार्ट कब बना? तो याद रखना, हमारे यहाँ पर एक अमेंडमेंट हुआ था 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। उसमें क्या हुआ कि हमने सिक्किम को इंडिया का पार्ट बना लिया और कैसा पार्ट बनाया? एसोसिएट स्टेट बनाया। कैसा स्टेट? एसोसिएट स्टेट। अब कहोगे स्टेट क्यों नहीं बनाया? तो याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 1 में, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। उसके बाद स्टेट्स की डेफिनेशन दे रखी है, इंडिया की बाउंड्री की डेफिनेशन दे रखी है, जिसके अंदर एक होता है स्टेट, एक होता है इसके अंदर यूनियन टेरिटरीज, एक होता है इसके अंदर एक्वायर्ड एरिया, जिसको आपने किसी से क्या कर लिया हो? कब्जा लिया हो। लेकिन ये क्या बना था? अपनी मर्जी से आया था, तो ये एसोसिएट स्टेट बना था। ये इन तीनों में से किसी में नहीं आता था। फिर हमने क्या किया? तो याद रखना, हमने एक और अमेंडमेंट किया, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। और हमने क्या किया? दोबारा से इसको एसोसिएट स्टेट से कैंसिल करके क्या बना दिया? स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, और इस प्रकार से सिक्किम क्या बन गया? भारत का एक स्टेट बन गया। लेकिन सिक्किम स्टेट में ऐसे मैं कह सकता हूं कि कॉम्प्लेक्सिटीज है कि वहां पर आज तक रेलवे नहीं बन पाई थी, रेलवे स्टेशन नहीं बन पाया था, रेल नहीं चल पाई थी। इस बार उसको वहां पर क्या कर दिया गया? रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन यानी कि स्टार्टिंग कर दी गई है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर सिक्किम की बात कर रहा है तो मैं आप लोगों से एक बात और बता दूं कि इंडिया में आपका जो हिमालय है, उस हिमालय का जो सबसे हाईएस्ट पीक है कंप्लीटली इन इंडिया, वो कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक है, वो कहां पर बना हुआ है? तो वो भी कहां पे है? सिक्किम के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट लेक है गुरु डोंगर, वो भी कहां पे है? सिक्किम के अंदर बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। वेयर हैज पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम? कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी जो ग्रेन स्टोरेज स्कीम है वो लॉन्च की गई है? तो कहां पर? न्यू दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड बैंक है वो दुनिया भर के जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उनको पैसा प्रोवाइड करवाता है, लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक बना कब था? वर्ल्ड बैंक 1944। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो वाशिंगटन डीसी। इसी का एक दूसरा भाई है, कौन सा? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है? डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है, नॉट डेवलप्ड कंट्रीज को। ठीक है, ये कब बना था? तो ये भी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका भी वाशिंगटन डीसी। और याद रखना, जो वर्ल्ड बैंक का इसका एट प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा, इंडियन ओरिजिन। ठीक है, और इसका IMF का प्रेसिडेंट कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अब समझना कि ये जो वर्ल्ड बैंक है इसी का एक प्रोग्राम है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी। इसका अभी कौन पहली बार फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी है? तो याद रखना कौन बनी है? गीता बत्रा। कौन बनी है? गीता बत्रा। और याद रखना, जितने भी ये इंडिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें जब भी पहली बार कोई फर्स्ट वुमेन या कोई फर्स्ट इंडियन उसमें अगर सेलेक्ट होता है, उसको नॉमिनेट किया जाता है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इन विच सिटी हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल द स्टेच्यू ऑफ संत रविदास? आप सब जानते होंगे संत रविदास के बारे में, कहानियां सुनी होंगी बचपन में। ठीक है, उनका एक स्टेच्यू लगाया गया है कहां पर? तो याद रखना वाराणसी में। और किसने लगाया होगा? तो आप सीधा सा अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लेगा था
कि संत रविदास का स्टैचू किसने लगाया, तो आप सीधा बिना कहीं क्या कर सकते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि आजकल तुम देख रहे होगे जितने भी मंदिर के टेम्पल्स की इनॉग्रेशन किए जा रहे हैं मोदी जी द्वारा ही किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर। व्हाट इज पिच क्यूरेटर, तो जो बारिश के समय पिच खराब हो जाती है, पिच का मुआयना करना, उसको देखना, चेकिंग करना, वो उसका काम होता है। तो पहली पिच क्यूरेटर वुमेन बनी है, महिला बनी है, फर्स्ट वुमेन है। मैंने अभी कहा था हमें पता होनी चाहिए, तो कौन बनी है, तो जसिंथा कल्याण। कौन है, जसिंथा कल्याण, ठीक है। तो ध्यान रखना क्योंकि क्रिकेट से बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर बी एस्टेब्लिश। देखो इंडिया की पहली गति शक्ति रिसर्च कहां पर बनाई जाएगी, IIM शिलोंग, ठीक है। सिंपल वन लाइनर में याद रखना, IIM शिलोंग के अंदर इसको इनोग्रेट किया जाएगा। शिलोंग कहां पर है, तो आपको पता होगा कहां पर, मेघालय। और मेघालय का मतलब मेघालय क्यों है, क्योंकि मेघ का मतलब होता है बादल, बादलों का घर, ठीक है। और यही मेघालय के अंदर एक जगह है, आप लोग कमेंट करके बताओगे, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश यानी कि रेन जो होती है, मैक्सिमम रेन, वो कहां पर होती है, तो वो होती है मेघालय में। और मेघालय में भी कहां पर होती है, तो मैं बता देता हूं, 3 पहाड़ियां बनी हुई है। एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, और एक का नाम है जयंती। इन तीनों के बीच में एक गांव बना हुआ है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और वहां पर इतनी बारिश होती है कि डेली वहां पर लोगों को छाता लेकर निकलना पड़ता है, ठीक है। तो कौन सा गांव है, कौन सी जगह है जो दुनिया में सबसे ज्यादा रेन होती है, वो इंडिया में है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, इन विच सिटी एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। देखो एशियन 2024 की जो चैंपियनशिप है ये कहां पर हुई है, तो न्यू दिल्ली के अंदर हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज से पहले भी इंडिया में 4 बार हो चुकी है। 1989 में हुई थी, 2005 में हुई थी, 2017 में हुई थी, ठीक है, और इस बार भी हुई है, 2022 में भी हुई थी, ठीक है। और इस बार भी कहां पर हुई है, इंडिया के अंदर हुई है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, who has been appointed as the new vigilance commissioner by the president। देखो एक डिपार्टमेंट होता है, समझना, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है ये बना कब था, 1964 में। और कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद बना था, तो ध्यान रखना एक कमेटी थी, संथानम कमेटी। संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद बना था। इसने अपनी रिकमेंडेशन कब दी थी, 1963 में। ये बना कब था, 1964 में बना था। इसका जो मेंबर सीक्वेंस होता है वो कितना होता है, 1+2, यानी कि 1 क्या होते हैं इसमें, तो एक होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर और बाकी 2 क्या होते हैं, अदर कमिश्नर्स, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो अदर 2 कमिश्नर्स होते हैं उनमें से एक की अपॉइंटमेंट की गई है, वो कौन है, तो AS राजीव को इसमें अपॉइंट किया गया जो IPS है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक क्या होता है इसमें, चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है। क्या काम होता है CVC का, तो इसका एक ही काम होता है, ये एंटी करप्शन बॉडी होती है, ठीक है। कि इंडिया में जितना भी करप्शन होता है ना, किसी भी लेवल पे, तो उसको खत्म करने का काम करता है CVC डिपार्टमेंट। अगर टेन्योर पूछे तो टेन्योर होता है 4/65, यानी या तो 4 साल का टेन्योर होगा इन मेंबर्स का, या उनकी एज कितनी हो जाए, 65 ईयर ऑफ एज हो जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो इसका क्या होता, कोई ना कोई आर्टिकल होता, ठीक है। ये क्वासी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम करती है, ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितनी है, तो याद रखना 25, ठीक है। ये 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए, कोई बात नहीं, कितने हैं, 25। अब समझना, आप लोग कहोगे कि सर स्टेट तो इंडिया में कितने हैं, 28, यूटी कितनी है इंडिया में, तो 8 यूटी है, तो टोटल कम से कम 28 तो होनी चाहिए थी। तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना,